या निकालिए, वेक्टर सोचिए, वेक्टर, और तब आंसर आएगा 28। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 29 में लिखा है कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर। देखिए एक्चुअली जब इस तरह का मॉलिक्यूल रहे ना आपके पास, कोवलेंट कंपाउंड और एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, इन सब का चर्चा होने लगे, तो आप फैजन्स रूल यूज करें। नाम है फैजन्स रूल। फैजन्स रूल के एप्लीकेशन में ये सब आएगा। ठीक है, अब यहां देखो हर केस में एनायन सेम है, तो तुम केटायन को अलग करो। ध्यान से इन केटायंस पे अगर तुम गौर करोगे तो Na+ से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज मैग्नीशियम प्लस पे है और उससे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज एल्यूमिनियम प्लस पे है। तो तुम अगर ध्यान से देख रहे हो तो लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, लेफ्ट से राइट की तरफ पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेस, लेफ्ट से राइट की तरफ कोवलेंट नेचर इंक्रीजेस। अब आपको बताना था कि सबसे ज्यादा कोवलेंट नेचर वाला कौन है, सबसे ज्यादा कोवलेंट, तो सबसे पहला ही वाला सबसे ज्यादा कोवलेंट नेचर को दिखा रहा अच्छे से। NaCl के पास सबसे कम कोवलेंट कैरेक्टर है, उससे ज्यादा MgCl2, उससे ज्यादा AlCl3। दिस इज अकॉर्डिंग टू फैजन्स रूल। केटायन पे जितना ज्यादा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उसका पोलराइजिंग पावर उतना ही ज्यादा होता है, और जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा कोवलेंट नेचर उतना ज्यादा होगा, एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होगा। ठीक है, कोवलेंट नेचर ज्यादा, एसिडिक नेचर ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 30, सेम वही कंसेप्ट लगेगा। हम लोग इस बार फिर से फैजन्स रूल ही सोचेंगे। हमारे पास है कैल्शियम हाइड्राइड, हमारे पास है बेरिलियम हाइड्राइड, और हमारे पास है बेरियम हाइड्राइड। आपसे पूछा आयनिक नेचर, सब जगह आप केटायन को निकाल लीजिए क्योंकि एनायन तो हर जगह सेम। अब आप यहां पे देखिए, जरा ध्यान से देखिए, हर किसी के ऊपर चार्ज सेम है, साइज पे बात होगी। हम आपको बताते हैं कि देखिए जो हमारा पोलराइजिंग पावर है, पोलराइजिंग पावर जो है वो साइज के साथ इनवर्सली होता है। साइज जितना छोटा होगा पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर +2 में है, उससे कम पोलराइजिंग पावर कैल्शियम +2 में है। पहले बेरिलियम +2, उसके बाद कैल्शियम +2, और उसके बाद फिर बेरियम +2। तो आप ऐसे मान लीजिएगा ना कि यहाँ पे अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो आपका साइज इंक्रीज करा, और अगर साइज इंक्रीज किया तो पोलराइजिंग पावर ये डिक्रीज किया, और अगर पोलराइजिंग पावर डिक्रीज किया, अगर पोलराइजिंग पावर डिक्रीज किया तो याद रखना कि कोवलेंट नेचर घटेगा, कोवलेंट नेचर डिक्रीजेस, और अगर कोवलेंट नेचर डिक्रीजेस तो आयनिक नेचर इंक्रीजेस। आयनिक नेचर इंक्रीज मतलब बेरियम हाइड्राइड सबसे ज्यादा आयनिक होगा, उससे कम कैल्शियम, उससे कम बेरिलियम। बेरियम हाइड्राइड सबसे ज्यादा आयनिक होगा, उससे कम कैल्शियम होगा, उसके बाद फिर बेरिलियम होगा। दैट्स सी ऑप्शन इज देयर। बेरियम हाइड्रोक्साइड हाइड्राइड सबसे ज्यादा आयनिक होगा, फिर कैल्शियम हाइड्राइड होगा, और फिर बेरियम हाइड्राइड होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सब, फैजन्स रूल पे बेस्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 31,
Which of the following species contain 3 bond pairs and 1 lone pair? H2O पहले थोड़ा बना ही देखिए बारे में। H2O तो यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। फिर BF3 यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर है और कोई भी लोन पेयर नहीं है। फिर आपके पास है NH2 माइनस H और एक मिनट जस्ट, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा और फिर एक माइनस भी होगा। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर है और प्लस 2 बॉन्ड पेयर है, प्लस हम बात करेंगे तो 2 लोन पेयर है। 2 लोन पेयर, क्योंकि ये माइनस भी है ना, एक पेयर ही है। फिर आपके पास आ गया PCl5, फॉस्फोरस PCl3 है एक्चुअली। यहाँ पे आपके पास 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। अब आप देख लो क्या है, 1 लोन पेयर अराउंड द सेम, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो डी वाला ऑप्शन होगा। 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बेस्ट है, आपको बना के निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। Which of the following species has plain triangular shape? प्लेन ट्रायंगुलर शेप। अब देखिए यहाँ जो N3 होगा, यहाँ N3 पे एक माइनस होना चाहिए क्योंकि ये एजाइड आयन है। तो ये हमेशा लीनियर शेप में होता है, ऐसा होता है। और फिर एक N होता है, इस N के ऊपर है ना -2 रहेगा और इस नाइट्रोजन के ऊपर प्लस रहेगा। इस पे कोई चार्ज नहीं है, जो सबसे लेफ्ट वाला नाइट्रोजन है उस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास कहलाता है एजाइड आयन। इसको हम लोग कहते हैं एजाइड आयन, N3 माइनस एजाइड आयन। तो इसका शेप अगर कोई तुमसे पूछ रहा है तो ये sp हाइब्रिडाइज सेंट्रल एटम है, तो इसके पास है ना लीनियर शेप। लेकिन जब आप बात करते हो NO3 माइनस का, तो इसमें एक नाइट्रोजन है, एक डबल बॉन्ड O है, एक आपके पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है और एक ऑक्सीजन ऐसा है जिसपे माइनस है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो इस सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन है sp2। और अगर हमारे सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, अगर हमारे सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो ये ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करता है, ट्रायंगुलर प्लेनर। तो ये बी वाला आंसर होगा। ट्रायंगुलर प्लेनर पूछा था, NO3 माइनस, ठीक है ना, ये बी वाला आंसर होगा। अच्छा, अगर कोई तुमसे NO2 माइनस पूछ ले, तो NO2 माइनस का शेप होता है लीनियर, ऐसा O माइनस। और अगर आपसे CO2 पूछ ले तो वो भी होता है कुछ इस तरह का लीनियर। तो ये सारा का सारा मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री आपके पास है, ध्यान रखिएगा। हर ज्योमेट्री को बना बना के दिमाग में सोचते रहना, कॉपी पे ड्रॉ कर लेना, कहीं डाउट होगा तो बैचेस के अंदर डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल? जब वर्ड आ जाए आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो आपको सोचना पड़ेगा किसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जिसके पास भी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और आइसो स्ट्रक्चरल जब कभी बोले ना कि आइसो स्ट्रक्चरल खोजिए, तो आप सोचिए कि किसके पास सेम स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर। और सेम स्ट्रक्चर के लिए सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन से। अब आपको यहाँ सोचना है कि कहाँ हो रहा है ऐसा। चलो एक एक ऑप्शन पे हम लोग है ना थोड़ा थोड़ा काम कर लेते हैं, एक एक ऑप्शन पे थोड़ा थोड़ा काम कर लेते हैं। जैसे ए ऑप्शन है आपके पास BeCl2 है और XeF2 है। अगर आप BeCl2 बनाइएगा तो वो ऐसा दिखेगा,
इसका मतलब ये sp हाइब्रिडाइज है। लेकिन अगर आप XeF2 बनाइएगा तो Xe के साथ 2 फ्लोरीन तो आपको सही है, दिख रहा है। Xe के साथ 2 फ्लोरीन आपको दिख रहा है, लेकिन Xe के अंदर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 लोन पेयर भी है इस पर। तो 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर होने से इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d है। 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होने से, तो दोनों का देख लो हाइब्रिडाइजेशन ही सेम नहीं है। देखिए हम आपको जैसे यहां देख पा रहे हैं ना कि आप सीधा है ना सी ऑप्शन पे चलिए। सी ऑप्शन पे आपको समझ में आ जाएगा। सी में देखिए आपके पास लिखा है Br-Br2, नीचे ऊपर माइनस। इसके अंदर आयोडीन का 7, ठीक है, और साथ में ब्रोमीन, 2 ब्रोमीन का 7 और 7, और साथ में 1 इलेक्ट्रॉन माइनस के लिए एक और इलेक्ट्रॉन। कुल मिला के यहाँ पे 14 और 8 22 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस सेल में, 22 इलेक्ट्रॉन। जब आप बात करते हैं जेनॉन का, XeF2 का, तो जेनॉन का 8 इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन के पास या 7x2 होगा ना, थोड़ा गलत हो रहा है, या 7x2 होगा ना। ठीक है, हाँ ठीक। अब देखिए जेनॉन है हम लोग के पास, इसका 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन है उसके पास 7, ऐसा 2 फ्लोरीन। तो इसमें भी अगर तुम जोड़ोगे ना तो ये 22 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है। तो हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, मतलब अगर आप इस तरह के स्पेसिस में चलेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर यहाँ पे सेम, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर अब यहाँ पे सेम। अब देखो अगर हम बात करते हैं Br2 का, तो ये Br और Br रह गया। इसके अलावा इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बचा है, 1 2 6, और एक और कितना हो गया, 6 और 1 7, और एक माइनस होने की वजह से एक और 8। तो तुम जरा गौर करो यहाँ पे 3 लोन पेयर होने की वजह से, देखो ये तीसरा लोन पेयर कैसे आया, एक उसका अपना इलेक्ट्रॉन और एक माइनस की वजह से। मतलब यहाँ पे 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर है, 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, और 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर की वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। 2 बॉन्ड पेयर है ब्रोमीन के साथ और 3 लोन पेयर उसका अपना बचा हुआ इलेक्ट्रॉन, उसमें से तो हम बोलेंगे 5 ही इलेक्ट्रॉन इसका अपना है और 1 इलेक्ट्रॉन जो बाहर माइनस के कारण आया। जब आप XeF2 का बात करते हैं तो अभी हम ऊपर भी लिखे थे एक जगह XeF2। इस XeF2 में जेनॉन के पास 2 बॉन्ड पेयर है फ्लोरीन का, और 3 इसके पास लोन पेयर है। तो 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर होने की वजह से अगर इसका भी हाइब्रिडाइजेशन देखिएगा तो sp3d आएगा। तो मेरे पास सी ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जहां हमारे पास जो सेंट्रल एलिमेंट्स है उनके अराउंड में लगभग वैलेंस सेल के अंदर 22 इलेक्ट्रॉन्स है, और साथ में जो उनका हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d है। सो दे आर सेड टू बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल, सी ऑप्शन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल, सी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ो। 34, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चर। फिर से वही बात है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। आपको हर केस में खुद से इसको बना के चेक कर लेना है कि किसके पास ऐसा है जहां हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, और साथ में जो चलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी आप मान सकते हैं, आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी देख सकते हैं, उस हिसाब से आपका है ना कंसेप्ट कैरी करता है। ठीक है, हमको तो जैसे दिख रहा है जैसे कार्बन और सल्फर, यहाँ पे होगा क्या ना कि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 है और सल्फर में 6 है। क्लोरीन में 7 है, बी ऑप्शन हम देख रहे हैं, क्लोरीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में 4 है, बाकी तो O3 और 2।
सल्फर के अंदर हम लोगों का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन में जो है वो 5 ही है, ठीक है, साथ में निगेटिव चार्ज भी है, बाकी O3 तो सेम है। अब यहाँ देखो क्लोरीन में हम लोग के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सल्फर में 6 है, लेकिन जो SO3 2- वाला कंसेप्ट है, चलो यहाँ पे देखते हैं, इस डी ऑप्शन को देखते हैं। ClO3- और है SO3-2। अगर तुम मान लो पूरे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर लोगे तो क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में 8 गुने 3 इलेक्ट्रॉन है, और एक निगेटिव होने की वजह से एक और इलेक्ट्रॉन मान लो, तो 17 + 8 3 24 और +1, ये हो गया हम लोगों का 42 इलेक्ट्रॉन का ये पूरा स्पेसिस है। आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के लिए 8 गुने 3 रख लो, और 2 निगेटिव के कारण 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रख लो, ये भी आपका 42 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला कंडीशन तो सीधा दिख रहा है, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब आइए कॉन्फ़िगरेशन पे, इनके स्ट्रक्चर के ऊपर। अगर आप ClO3- में हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, चलिए कुछ फॉर्मूला पे काम कर ले। आप पढ़े ऐसा, ½ M + V - C + A, तो यहां आप पुट कर दिए 1/2। M के जगह पे क्या होता है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट्स, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। देखो सेंट्रल एटम को आप यहाँ पे छोड़ दो, सेंट्रल एटम को छोड़ दो, क्या ऑक्सीजन मोनोवैलेंट है? नहीं है। अब आप बताइए, V से स्टैंड करता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन है तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस केटायन तो है नहीं, ये एनायन है तो +1 होगा, तो 7 और 1 8 में 2 से डिवाइड कर लो, 7 और 1 8 में 2 से डिवाइड कर लो, ये 4 आएगा और 4 आएगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। अब यही काम आप SO3 2- के लिए करें, हाइब्रिडाइजेशन, हाफ मोनोवैलेंट तो कोई है नहीं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर का 6 होता है ना, ये केटायन है लेकिन एनायन तो है। अब देखो 6 और 2 8 में भी 2 से डिवाइड करोगे तो 4 ही आएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ पे दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम होने से ये आइसो स्ट्रक्चरल भी है, और ऊपर आप देखें कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने से ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है। तो डी ऑप्शन में आपको दोनों चीज मिल जाएगा। थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा ये सब क्वेश्चन, डी ऑप्शन में आपको दोनों चीज मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप ऊपर से A, B और C तीनों चेक कर लीजिए, उसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो स्ट्रक्चरल दोनों में से हम तो सबसे पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक ही चेक करके डी तक पहुंचे थे, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक देख लो सही है या गलत, ठीक है, डी आंसर। आइए 35 में बोला गया है द आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट ऑफ आयंस, इसमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट ऑफ आयंस कौन है? देखिए जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप डी ऑप्शन में आइए, डी ऑप्शन में देखिए, क्या N पे पावर 3- में 10 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन में 7 होता है और 3- के कारण 3 और इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 होता है और 2 माइनस जोड़ने से फिर से 10 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन में 9 होता है और 1 माइनस जोड़ने से फिर से 10 इलेक्ट्रॉन, सोडियम में 11 होता है और 1 इलेक्ट्रॉन निकालने से फिर से 10 इलेक्ट्रॉन। तो आपका डी ऑप्शन है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, डी ऑप्शन है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सारे स्पेसेस जो डी ऑप्शन के अंदर है उन सब में सेम है, 10 इलेक्ट्रॉन है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन करेक्ट है वो बताना है। SO3 में 2- होगा, हाँ, SO3 2-, चलो बनाना पड़ेगा, SO3 2-। सबसे पहले आप यहाँ हाइब्रिडाइजेशन के लिए सोचिएगा, हर स्पीसीज में हाइब्रिडाइजेशन के लिए सोचिएगा, हाफ M + V - C + A, दिस इज 1/2। मोनोवैलेंट तो यहाँ कुछ है नहीं, हाँ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर का 6 जरूर है, ये केटायन तो है नहीं, एनायन के लिए 2 लगा हुआ है, तो 6 और 2 8,
8 में हम लोग है ना 2 से डिवाइड कर दिए तो ये sp3 आ गया। 8 में 2 से डिवाइड किए तो पहले ये 4 आया, और 4 आने से फिर ये sp3 हो गया, और sp3 आ जाने से हम ये कह सकते हैं कि भाई टेट्राहेड्रल तो है, टेट्राहेड्रल। तो फर्स्ट वाला तो टेट्राहेड्रल आ रहा है हम लोग का। चलो सेकंड देखते हैं। NO2 माइनस, हाइब्रिडाइजेशन 1/2, मोनोवैलेंट 0 है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का 5 होता है, ये केटायन तो है नहीं, एनायन है अगर तो +1 लिख देते हैं। तो 5 और 1 6, 6 में 2 से डिवाइड 3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, मतलब ये ट्रायंगुलर प्लेनर है। फिर आइए ClO4 माइनस में, इसका हाइब्रिडाइजेशन सोचिए। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन सोचिए, 1/2 है, ठीक है, 1/2 है। उसके बाद फिर आप है ना देखिएगा कि क्लोरीन, देखिए सेंट्रल एटम को मोनोवैलेंट में काउंट मत कीजिए, सेंट्रल एटम को मोनोवैलेंट में काउंट नहीं कीजिए, उसको छोड़ दीजिए। अब क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, केटायन तो ये है नहीं, एनायन है तो 1 यूनिट चार्ज है, तो 7 और 1 8 में भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, और यहां भी sp3 आ रहा, तो sp3 तो मेरा 2 जगह आ गया। NH3, NH3 को भी एक बार चेक कर लेते हैं, 2 आ गया आंसर एक्चुअली। NH3 में अगर हम हाइब्रिडाइजेशन लेते हैं तो 1/2, मोनोवैलेंट यहाँ पे 3 है, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, ना ये केटायन है ना ये एनायन है, तो यहाँ 5 और 3 8 में 2 से डिवाइड किए 4, ये भी sp3 आ गया। तेरा गौर करना, देखो ठीक है, sp3 आया तो ये टेट्राहेड्रल होना चाहिए, ये भी sp3 आया, टेट्राहेड्रल होना चाहिए, ये भी sp3 आया था, इसको ट्रायंगुलर प्लेनर लिखा है तो ट्रायंगुलर प्लेनर तो होगा नहीं, ये टेट्राहेड्रल होगा। तो 2 आंसर सही आ रहा है मेरे पास, एक ए आ रहा है SO3 2 माइनस, और दूसरा आ रहा है C आ रहा है। तो अभी तो हम दोनों मान के चलेंगे, हम किसी को सही गलत तो ऐसा बोल नहीं सकते, ठीक है, तो दोनों लेके चलना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 37, the species having bond angles of 120 is, देखिए बॉन्ड एंगल 120 वही आएगा जहां हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो और कोई लोन पेयर ना हो। जैसे हम हर ऑप्शन ऐसे केस में चेक करना पड़ता है, जैसे ये pH3 है, pH3 में अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं फिर से हम वही फॉर्मूला लिखेंगे हाफ, ये सबसे छोटा फॉर्मूला है, सबसे ज्यादा यूजफुल है इन सब क्वेश्चंस में, तुरंत तुरंत बनता है। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हो गया, मोनोवैलेंट में 3 हाइड्रोजन है, फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, ना ये केटायन है ना ये एनायन है, तो 5 और 3 8 में 2 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा। और अगर sp3 आया तो इसका हम अप्रोक्सीमेट बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट लिखते हैं, जो ऊपर नीचे वैरी करेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर होने से बढ़ेगा घटेगा एक अलग बात है, लेकिन 109 डिग्री आसपास है sp3। बी ऑप्शन में आ गई है ClF3, यहां भी अगर आप हाइब्रिडाइजेशन का कैलकुलेशन करेंगे उसी कॉन्सेप्ट उसी फॉर्मूला से, तो यहाँ बैलेंस मोनोवैलेंट एटम के तौर पे 3 फ्लोरीन लेना है, मोनोवैलेंट एटम के तौर पे 3 फ्लोरीन लेना है। फिर उसके बाद क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ना ये केटायन है ना ये एनायन है, तो 7 और 3 10 में 2 से डिवाइड होगा 5 आएगा, और इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। जब ये हाइब्रिडाइजेशन sp3d आ जाए ना, ठीक है, और आपको क्लोरीन के साथ 3 गो F दिखाई दे रहा है, क्लोरीन के साथ 3 गो F दिखाई दे रहा है, तो मान के चलिए कि 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है, ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है, और इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रक्चर होता है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल,
और ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल में दो एंगल होता है, एक एंगल नहीं होता है। इसमें आपको 90 डिग्री का भी एंगल मिलेगा और 120 डिग्री का भी एंगल मिलेगा। तो अकेले 120 इसमें नहीं है, 90 और 120 दोनों। ठीक है, अब आ जाओ सी, जहां लिखा है NCl3। NCl3 में अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे उसी कंसेप्ट से, तो हाफ 3 क्लोरीन है जो मोनोवैलेंट में है। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, ना ये केटायन है ना ये एनायन है। 5 3 8 में 2 से डिवाइड, दैट इज sp3। ऑब्वियसली 120 डिग्री तो नहीं। अब आइए BCl3। हाइब्रिडाइजेशन 1/2, 3 क्लोरीन का मतलब 3 मोनोवैलेंट। बोरॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, बोरॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 3 ही होता है, 3। ना ये केटायन है ना ये एनायन है। 6 में 2 से डिवाइड, दैट इज 3। और 3 का मतलब sp2 है। और 3 का 3 बॉन्ड पेयर, इसमें कोई लोन पेयर नहीं। 3 का 3 बॉन्ड पेयर है, तीनों क्लोरीन के साथ एक एक करके सिंगल बॉन्ड बना। तो यही वो जगह है जहां बोरॉन तीनों क्लोरीन के साथ कुछ इस तरह का बॉन्ड बनाएगा और 2 कंसेक्यूटिव बॉन्ड के बीच का एंगल 120 डिग्री होगा। तो डी आंसर इज देयर। डी आंसर है, सबको सेटिस्फाई कर रहा है, जो 120 डिग्री एंगल को बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन करता है। डी आंसर, BCl। ठीक है, बढ़िया। थर्टी एट में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल। इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन होगा? अब देखो, हम तुमको यहाँ पे कुछ समझाना चाहते हैं। क्लोरीन है, CF3 लिखा हुआ है, इस क्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d है। और जब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो उसका स्ट्रक्चर, जैसे कि आप ऊपर भी सब देख पा रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल होगा। मतलब ये एक प्लेन बन गया, उस प्लेन के ऊपर भी 2 बॉन्ड, ऊपर नीचे 2 बॉन्ड है और प्लेन के अंदर 3 बॉन्ड है। देखिए, हमेशा आपको VSEPR थ्योरी क्या सिखाया है? आपको ये सिखाया है कि लोन पेयर्स को ऐसे एंगल पे रखा जाता है कि उनके बीच बॉन्ड एंगल सबसे बड़ा हो। और जब लोन पेयर के बीच का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा तो उनके बीच का रिपल्सन सबसे कम होगा। और अगर रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। अब जैसा कि आप इस फिगर को ही देख पा रहे हैं, यहाँ पे प्लेन में जो बॉन्ड्स के बीच का एंगल है वो 120 है और प्लेन के परपेंडिकुलर के साथ 90 बनता है। तो कहां पे लोन पेयर को रखना सबसे उचित है कि उनके बीच का रिपल्सन सबसे कम लगे? तो ऑब्वियसली प्लेन में। जब आप प्लेन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं तो लोन पेयर के बीच का रिपल्सन कम होता है, क्योंकि उनके बीच का एंगल 120 है। उनका एनर्जी कम होता है, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है। तो अगर आपसे पूछा है कि मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन है, तो ए होगा, क्योंकि यहाँ लोन पेयर और लोन पेयर के बीच का एंगल 120 है। जबकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल 90 है। ठीक है, और बाकी सब जैसे। तो हमारे पास जो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है, दैट इज ओनली वन। फर्स्ट वन इज मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल सबसे बड़ा एंगल पे है ना, लोन पेयर हम लोग का रखा है। $39 Lewis approach helps in writing the structure of the molecule, but it fails to explain. लेविस की मदद से हम लोग है ना मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को, इन सबको ड्रॉ करते हैं, लेकिन ये किस चीज में फिर फेल किया? ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। बिल्कुल सही। लेविस डॉट स्ट्रक्चर में आप इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के फॉर्म में दिखाते हैं, वो तुमको कभी से भी ये नहीं बता पा रहा है कि किस तरीके से 2 डॉट आपस में मिलके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। 2 डॉट आपस में मिलके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये पहला वाला में ठीक है भाई, फेल कर रहा है। आगे है द रीजन फॉर द डिफरेंस इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज एंड बॉन्ड लेंथ इन मॉलिक्यूल। देखिए, हम लोग आज सीखे थे
कि बॉन्ड डिसोसिएशन का जो इंथैल्पी निकालते हैं वो बहुत सारे बॉन्ड्स के बीच का जो मीन होता है, या बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी लगता है उन सबका मीन होता है। इसको है ना लेविस के अप्रोच से आप डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि लेविस के हिसाब से तो सब बॉन्ड एक जैसा बना हुआ है, तो हर बॉन्ड के टूटने में फिर अलग अलग एनर्जी का जरूरत क्यों है, इसको आप लेविस से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हमको लग रहा है इसमें सब होगा, क्योंकि दूसरा आंसर भी मेरा है ना करेक्ट आ रहा है, मतलब इनकरेक्ट है, फेल टू एक्सप्लेन। द आइडिया अबाउट द शेप ऑफ द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, शेप के बारे में कोई करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। अब देखिए ना, अगर आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर से बनाइएगा ना, मान लीजिए आपको H2O बनाना है, तो आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर से हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन और फिर हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। इस हाइड्रोजन को स्टेबल करने के लिए इधर घेर दिए, इस हाइड्रोजन को स्टेबल करने के लिए इधर घेर दिए, और ये हमारे ऑक्सीजन को स्टेबल करने के लिए आप ऐसे बना दे। लेकिन आपको एग्जैक्ट वाटर मॉलिक्यूल का जो शेप है, जो बेंट शेप आता है, वैसा ही क्यों बने, इसके बारे में लेविस के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये सीधा क्यों नहीं बन सकता, लेविस के अप्रोच से तो इसको ऐसे सीधा हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो तो बेंट शेप में होता है। ये एंगल होता है आपका लगभग 104 डिग्री के आसपास। तो इन सब का एक्सप्लेनेशन लेविस के स्ट्रक्चर में नहीं है, तो सारा का सारा ऐसा है जो लेविस स्ट्रक्चर से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 40। Here Na and Nb बहुत कुछ दिया है, represents two nuclei, and Ea and Eb refers to the electrons surrounded by Na and Nb nuclei. In which of the following pair attractive force work? कहाँ अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है तुमको ये बताना है। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच बिल्कुल काम कर रहा है। फर्स्ट का न्यूक्लियस दूसरे का इलेक्ट्रॉन, यहां भी काम करेगा अट्रैक्टिव फोर्स। फर्स्ट का सेकंड का न्यूक्लियस और फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन, यहां भी अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। फर्स्ट का सेकंड का न्यूक्लियस और सेकंड का इलेक्ट्रॉन, यहां भी अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। दोनों न्यूक्लियस के बीच रिपल्सन काम करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्सन काम करेगा। तो अगर अट्रैक्शन का बात है तो 1 2 3 4 न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। अब चाहे ए का न्यूक्लियस, आप देखो ना, ऐसे समझो ना, मान लो ये मेरा एलिमेंट है, इसका न्यूक्लियस है Na और इसका इलेक्ट्रॉन है Ea। फिर ये मेरा दूसरा एलिमेंट है, उसका न्यूक्लियस है Nb और इलेक्ट्रॉन है Eb। अब देखो, अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच बात करें तो यहां भी अट्रैक्शन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन है। इवन इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच भी अट्रैक्शन है, और इसके न्यूक्लियस और इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच भी अट्रैक्शन है। रिपल्सन तो वही होगा ना, जहां दोनों न्यूक्लियस चुन लो तब रिपल्सन है, नहीं तो दोनों का इलेक्ट्रॉन चुन लो तब रिपल्सन है। तो अट्रैक्शन 4 जगह है, रिपल्सन 2 जगह। फोर्टी वन में लिखा है कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ। ठीक है, the above potential energy curve is given for the formation of H2 molecule as the function of internuclear distance of hydrogen atom. At what point in the curve H2 is found in the most stable state? जहां पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम हो, पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम C पॉइंट पे है, दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। जहां पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगा, मिनिमम होगा, याद रखना वो स्टेबल इक्विलिब्रियम को दिखाता है, और वहां पे मॉलिक्यूल जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट में रहेगा एनर्जी के बेसिस पे। तो C is the most stable state. C is the most stable state because that energy, potential energy of the system is minimum. Potential energy का वैल्यू सबसे कम है, मिनिमम। ठीक है, फोर्टी टू में लिखा है हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल। अब देखिए, इसका एग्जैक्ट डाटा तो बताना थोड़ा मुश्किल है,
ठीक है, लेकिन अच्छा होगा कि आप इस डाटा को याद ही रखें। 435 के अप्रॉक्स होता है, तो हम लोग 435.8 लेंगे, लेकिन हमको दिख रहा है क्या ना, किलो जूल। हाँ बिल्कुल, ए वाला, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें हम ज्यादा हेल्प नहीं कर सकते, हम आपको सीधा बोल, जैसे हमको याद है वैसे आपको याद करना पड़ेगा। 435 के अप्रॉक्स होता है किलो जूल पर मोल। ठीक है, याद रखिएगा। आपके पास है 43। The valence bond theory explains the shape, the formation, and directional properties of bonds in the polyatomic molecule like CH4, NH3, H2, etc. in terms of, देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसको हम लोग वीबीटी कहते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसको हम लोग वीबीटी कहते हैं, ये एक्चुअली बेस्ट है हाइब्रिडाइजेशन पे और हाइब्रिडाइजेशन के बाद ओवरलैपिंग पे। इनका कहना ये था कि पहले सेंट्रल एटम अपने सेंट्रल एटम अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स करता है to form a new set of orbitals which are identical in all respect। तो भाई ये हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करता है, और फिर उसके बाद बोलता है कि जब ये हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो नया हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है, जो कंबाइनिंग आइटम है, उसका एटॉमिक ऑर्बिटल उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करता है। तो ओवरलैपिंग का भी कंसेप्ट है और हाइब्रिडाइजेशन, इन दोनों का कंसेप्ट है। तो आपको यहां सी ऑप्शन फॉलो करना पड़ेगा। लाइन समझिए, कंसेप्ट समझिए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से सेंट्रल एटम का जो पार्शियली फिल्ड या ऑर्बिटल्स होता है वैलेंस शेल में, वो सब पहले आपस में इंटरमिक्स करता है, जिसको आप हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और एक बार जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को अरेंज कर लेता है, तो उसके बाद फिर जो हमारा दूसरा एटम्स है वो उसके साथ ओवरलैपिंग करता है। तो पहले हाइब्रिडाइजेशन, बाद में ओवरलैपिंग। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो वीबीटी का है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का है। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव ओवरलैप? कौन इसमें से पॉजिटिव ओवरलैप को नहीं रिप्रेजेंट करता? पॉजिटिव ओवरलैप का मतलब होता है सेम फेज में ओवरलैपिंग। सेम फेज मतलब प्लस का प्लस के साथ, या फिर माइनस का माइनस के साथ, प्लस का प्लस के साथ, या फिर माइनस का माइनस के साथ, उसको कहते हैं पॉजिटिव ओवरलैप या फिर सेम फेज का ओवरलैप। सेम फेज का ओवरलैप या पॉजिटिव ओवरलैप दोनों एक ही चीज है। तो तुम जरा गौर करो, अगर तुम ए देखोगे तो ये पॉजिटिव ओवरलैप है, लेकिन बी में ये पॉजिटिव ओवरलैप को रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि इसमें एक का प्लस दूसरे के माइनस के साथ ओवरलैप। बिकॉज एक का प्लस दूसरे के माइनस के साथ ओवरलैप है, सो इट इज नॉट अ पॉजिटिव ओवरलैप। बाकी तीनों ऑप्शन पॉजिटिव ओवरलैप को दिखाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड? इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड है? देखिए इस तरह के मॉलिक्यूल्स में आपको है ना सबका स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। जैसे पहला है हम लोग के पास HCO3-। इसको अगर ड्रॉ करोगे ना तो ये C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, O के साथ H आ जाएगा, और फिर एक ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा। अब तुम जरा इसमें काउंट करो, तो इसमें 1 2 3 4 4 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, तो इक्वल तो नहीं है। जब आप HCO4 बनाएंगे, HCO पर उसमें Hc होगा, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, फिर यहाँ डबल बॉन्ड हो, फिर यहाँ डबल बॉन्ड हो, और फिर यहाँ डबल बॉन्ड हो आएगा। अब तुम जरा गौर करो, इसमें आपका 4 सिग्मा और 4 पाई है, 4 सिग्मा और 4 पाई। नेक्स्ट वाला देखो, सी ऑप्शन,
तो वैसे तो इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड में ये बी आंसर आ गया है आपका, लेकिन अगला भी देख लीजिए जहां आपका CN2 लिखा हुआ है, उसमें C ट्रिपल बॉन्ड N, फिर इस C के साथ एक C जुड़ा है और फिर ट्रिपल बॉन्ड N जुड़ा है। इसके अंदर अगर तुम काउंट करोगे तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा है और इसमें 2 और 2 4 पाई है। इसमें 3 सिग्मा और 2 पाई है CN2 में। और जब आप डी ऑप्शन चेक करोगे, CH2 थोड़ा बनाने के पहले सोच रहे हैं, N ट्रिपल बॉन्ड C, फिर C, यहाँ पे 2 H लगेगा, एक नीचे और एक ऊपर, और फिर एक C होगा और फिर ट्रिपल बॉन्ड N होगा। ये है CN2 CH2। तो इसके अंदर तुम काउंट करोगे तो देखो यहाँ एक सिग्मा है, ये एक सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा और ये सिग्मा। कुल मिला के इसके अंदर 3 और 3 6 सिग्मा है और 2 और 2 4 4 पाई है। तो आप सब स्ट्रक्चर बनाना सीखे। आपको बताया गया है कि कहीं भी अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड है, कहीं भी अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा है बाकी पाई है। बस इसी कंसेप्ट पे बेस्ट है। कहीं भी अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा है, और अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा है बाकी सब पाई है। तो आपका बी आंसर है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है। ठीक है, फोर्टी सिक्स में तुम्हारे पास है द मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p ऑर्बिटल रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्विवेलेंट sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। Which of the following orbitals are used for sp hybridization by convention? कौन सा p ऑर्बिटल, एक्चुअली s तो s है, लेकिन p में तो 3 चीज होता है ना, आपको मालूम है। s है, लेकिन जब आप p लेते हैं तो p का x होता है, p का y होता है और p का z होता है। तो आखिर इन तीनों में से कौन ऐसा है जो sp हाइब्रिडाइजेशन में काम आता है? याद रखना ये z ऑर्बिटल। तो s एंड pz ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल रहेगा और px py के जगह पे pz ऑर्बिटल sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हिस्सा लेता है। ये याद रखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे हम आपको पीछे वाले फिगर में लिए चलते हैं, एक फिगर था वो बहुत काम का है। हाँ यहाँ देखो, ये देखो, ये वाला, इस सी ऑप्शन को देखो जरा ध्यान से। सी ऑप्शन में यहाँ एस जो है वो पीजेड के साथ मिल रहा है। तो अगर कभी भी sp हाइब्रिडाइजेशन कोई तुमसे पूछे ना, तो s ऑर्बिटल विल बी हाइब्रिडाइज्ड विथ pz ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल। तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। s एंड pz ऑर्बिटल, क्लियर। 47 में आपके पास लिखा है which of the two ions from the list given below that have the geometry that is explained by the same hybridization of orbitals NO2 minus, NO3 minus, NH2 minus, NH4 plus and SCN? Which of the two ions from the list given below that have the geometry that is explained by the same hybridization of orbitals? NO2, NO2 माइनस। NO2 माइनस में जैसे आपको हम फॉर्मूला बोल रहे हैं, हाफ M प्लस V माइनस C प्लस है। पहले हम इसे चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ आ गया 1/2। मोनोवैलेंट तो ये है नहीं। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। ये केटायन तो नहीं है, लेकिन एनायन के कारण +1 है। तो 5 और 1 6, 6 में 2 से डिवाइड करो 3, और 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। फिर है हम लोग के पास NO3 माइनस, यहाँ भी आएगा 1/2। मोनोवैलेंट तो है नहीं, नाइट्रोजन का 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, केटायन तो ये है नहीं, एनायन के कारण 1। अगेन देखो यहाँ पे हम लोगों का 3 ऑर्बिटल आ रहा है और उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। तो मेरे हिसाब से ये दोनों तो आपको दिख ही रहा है जो सेम हाइब्रिडाइजेशन को शो कर रहा है। नेक्स्ट वन इज NH2 माइनस 1/2। मोनोवैलेंट में हाइड्रोजन है 2 है, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, केटायन तो ये है नहीं। एनायन के लिए यहाँ पे माइनस होगा।
केटायन तो ये है नहीं, एनायन के लिए आप लगाओगे +1, तो 5 और 3 8 में 2 से डिवाइड करोगे 4 आएगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। और फिर आपके पास है NH4 प्लस 1/2। हाउ मेनी मोनोवैलेंट एटम्स, कितना हाइड्रोजन है इसमें, 4 है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन 5 है। केटायन के कारण -1 है, एनायन के कारण 0 है। तो ये भी 5 4 9 में से 1 गया, 8 8 में 2 से डिवाइड करेंगे 4, अगेन इट्स हैव हाइब्रिडाइजेशन sp3। और फिर उसके बाद आया SCN कार्बन, SCN माइनस 1/2, इसमें मोनोवैलेंट नहीं है। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोगों के पास 4 है, बाकी ये केटायन नहीं है, एनायन के लिए 1 है। सॉरी नाइट्रोजन का लेंगे ना, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेंगे। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है और फिर एनायन के लिए 1 है, तो 5 और 1 6 में से 2 से डिवाइड, ये भी हो गया 3, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। तो अब हम लोगों को बस इसमें ये चुनना है कि कौन कौन ऐसा है जिनका हाइब्रिडाइजेशन या ऑर्बिटल्स जिसका हाइब्रिडाइजेशन है वो सेम है। तो जरा गौर करो, NO2 माइनस NH3 NH2 NO2 माइनस NH2 माइनस, वो तो नहीं है। NO2 माइनस NO3 माइनस, बी ऑप्शन तो एकदम खास दिख रहा है, ये देखो ये दोनों सेम है। फिर देखो NH4 प्लस वो sp3 है और NO3 माइनस ये sp2 है। SCN देखो ये हम लोग का देखो sp2 है और NH2 माइनस ये sp3 है। तो सेम हाइब्रिडाइजेशन वाला कंटेंट जो है वो आपके बी ऑप्शन में है, NO2 माइनस और NO3 माइनस। बाकी सबको आप देख लीजिए, सबका अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन। जैसे ये हाइब्रिडाइजेशन, ये देखो ये sp2 है और इसको देखो sp3 है। अब इसको देखो ये sp3 है, इसको देखो ये sp2 है। यहाँ देखो ये वाला sp3 है और ये वाला हम लोग का sp2 है। तो सेम हाइब्रिडाइजेशन वाला बी ऑप्शन ही है, दोनों मॉलिक्यूल sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, चलो बढ़िया आगे। 48, consider the state of hybridization of carbon atom. Consider the state of hybridization of carbon atom. Find out the molecule among the following which is linear. भाई लीनियर ज्योमेट्री तभी होगा जब हाइब्रिडाइजेशन है ना sp होगा। हाइब्रिडाइजेशन अगर sp होगा तभी हमारे पास लीनियर ज्योमेट्री एग्जिस्ट करेगा, और वो हाइब्रिडाइजेशन आपको सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। गौर कीजिए, सी ऑप्शन का ये तो हम बड़ा करके थोड़ा लिख देते हैं और मेरे पास यहाँ जगह है नहीं। सी ऑप्शन में ये जो कार्बन है दैट इज sp2, सॉरी sp, और ये वाला भी कार्बन sp है। तो यही वो मॉलिक्यूल है जो लीनियर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेगा, लीनियर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेगा, बाकी और कहीं नहीं। तो लीनियर ज्योमेट्री होने के लिए sp हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, सी ऑप्शन है जहां 2 कार्बन ऐसा है एक दूसरे से बॉन्डेड जो sp हाइब्रिडाइज्ड है। आगे बढ़िए। 49, maximum bond angle at nitrogen is present in which of the following? Maximum bond angle at nitrogen is present in which of the following? चलिए बनाते हैं N, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O पे माइनस और ये लोन पेयर। ठीक है, ऐसा है। अब यहां पे गौर करो, इस ऑक्सीजन पे जो निगेटिव चार्ज आया ना, उस निगेटिव चार्ज के कारण बॉन्ड एंगल कंप्रेस हो जाएगा ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। बॉन्ड एंगल
डिक्रीजेस, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम लोग NO2 प्लस का बात करें, अगर हम लोग NO2 प्लस का बात करेंगे तो वैसे सिचुएशन में NO2 प्लस, वैसे सिचुएशन में जो हमारा नाइट्रोजन है वो 2 बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ और एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ। साथ में नाइट्रोजन अपना वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसी नाइट्रोजन पे हमारा प्लस होता है, इसी नाइट्रोजन के ऊपर हम लोगों का प्लस चार्ज अपीयर होता है NO2 प्लस। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल ये C में है, ऑलमोस्ट टेंड्स टू 180, ऑलमोस्ट टेंड्स टू